नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा और अमाल की एक फायर भरी मुलाकात। उस मुलाकात में वो फायर भरे शब्द, तीखे तलवार लिए शब्द दोनों ही तरफ से अपने अपने मुताबिक थे। उसी उन्हीं शब्दों में अमाल का कविशा से ये कहना कि वो अपनी मॉम को उसके घर उसका हाथ मांगने के लिए भेजेगी, वहीं कविशा का उसे हवा में उड़ा देना। अमाल के कहे मुताबिक मॉम का कविशा के घर पहुंचना और मम्मी के द्वारा ये पता लगना कि कविशा की तो बात तय हो गई है। वहीं मम्मी के कहे मॉम को पता लगा, अब मॉम को कहे अमाल को पता लगा है कि कविशा की तो बात पक्की हो गई है। यही था पिछला एपिसोड। आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। अगले एपिसोड में चलूँ उससे पहले मैं आप सभी का, जिसने मेरा कंसर्न चाहा किया अपने दिल से, अपनी दुआओं से, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करते रहिए तो ठीक हो जाएगा। आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। कविशा अपने मुताबिक तैयार हो चुकी थी। वो अपने कमरे में थी। मम्मी और प्रिया कुछ किचन में कर रहे थे। तभी डोर की बेल ने एक रिंग ली। प्रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला। नमस्ते नमस्ते। उसने 3 बार 3 लोगों को नमस्ते किया और 3 लोग थे, वो लड़का, उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर। आइए ना, अंदर आइए। अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रिया ने इन सबको अंदर आने को कहा, फिर डोर को लॉक कर दिया। मम्मी ने जब ये हलचल सुनी तो उनके कदम खुद ब खुद इधर बढ़ गए। अरे आप लोग आ गए। उस लड़के ने झुककर माँ के पैर छुए थे और आशीर्वाद लिया था। मम्मी ने उस लड़के की माँ से गले मिलकर उनका स्वागत किया था और उसकी छोटी बहन को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। आइए आइए आइए। और मम्मी और प्रिया इन तीनों को लेकर अंदर हॉल की तरफ बढ़ गई थी और ये लोग सोफे पर बैठ गए थे। हमें ज़्यादा देर तो नहीं हुई। उस लड़के की माँ ने मम्मी की तरफ एक बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था, नहीं बहन जी, आप लोग सही टाइम पर आए हैं। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ प्रिया, जाकर दी को ले आओ। मम्मी ने प्रिया को जाने के लिए कहा और प्रिया ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। वो लड़का घर को अपनी मुस्कुराती आँखों से निहारता आया था। थोड़ी ही देर बाद कविशा अपने हाथ बांधे अपने मुलायम कदमों के साथ इनकी तरफ बढ़ी थी। उस लड़के की बहन की नज़र पहले कविशा पर गई थी और वो बहुत खुश हुई थी। इससे पहले भी वो कविशा को देख चुकी थी और तब भी वो खुश थी और अब भी वो खुश है। भाभी आ गई। उसने उठकर जाकर कविशा का हाथ पकड़ लिया, जो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे, और कविशा को लेकर वो सोफे पर बैठ गई थी, ठीक अपने भाई के सामने। उस लड़के ने नज़रें उठाकर कविशा को देखा। कविशा अपनी माँ की तरफ देख रही थी। मम्मी और उस लड़के की माँ में कुछ बातें होने लगी थी। कविशा अपने दोनों हाथों को बांधे दोनों अंगूठों को एक दूसरे से लड़ा रही थी। वहीं अमाल ने अपनी स्कॉर्पियो को घर से निकाल लिया था और सड़क पर उसे यूं दौड़ाने लगी थी जैसे वो भूल गई थी कि ये गांव की कच्ची सड़कें हैं, इस शहर के या किसी एयरपोर्ट के रनवे नहीं। वो बहुत तेज अपनी स्कॉर्पियो दौड़ा रही थी। उसकी जौलाओं में दबाव था, उसकी आंखों में आक्रोश था, उसके हाथों में बहुत मजबूती थी अपनी स्टीयरिंग पर, और वो आगे और आगे ही चलती जा रही थी। यहाँ मेहमानों के सामने चीज़ें सर्व हो गई थी। चाय कविशा को बनाने के लिए कहा गया था। तभी उस लड़के ने 2 लफ्ज़ निकाले थे, चीनी 2 चम्मच रखिएगा। बहुत मुलायम शब्द थे उस लड़के के। करण नाम था उसका। 2 चम्मच चीनी सुनते ही कविशा के कान हल्के से गर्म हुए और उसने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से करण की तरफ देखा।
करण ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, अगर 1 चम्मच भी चलेगी। बहुत मुलायम तरीके से करण ने अपनी बात को बदल कर 2 से 1 पर कर दिया, लेकिन कविशा ने उसके कप में 2 चम्मच चीनी डालकर चम्मच से उसे खोलकर उसके आगे वो कप और प्लेट कर दिए। उसने बहुत सहजता से वो कप कविशा के हाथ से ले लिया। शुक्रिया। और कविशा फिर जाकर अपनी माँ के बगल में बैठ गई थी। ये लोग अपना चाय, नाश्ता, मुंह मीठा जो भी करना था कर चुके थे। तभी उस लड़के की बहन ने अपना रुख मम्मी की तरफ किया। आंटी, क्या अब हम अंगूठी पहना सकते हैं? उसकी इस बात पर कविशा चौंक गई थी। हैरानी से उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा था। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कविशा को पूरा का पूरा इग्नोर किया था। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी दरवाजे पर एक बहुत ज़ोरदार नॉक हुई थी। मैं देखती हूँ। प्रिया ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। पूछ कर खोलना, माँ ने फिर उसे चेताया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आमाल प्रिया को साइड किए, बहुत हल्के से साइड किए, अंदर की तरफ आ गए। उस लड़की ने दोबारा से सवाल किया, तो अंगूठी पहना दे? इतनी भी क्या जल्दी है अंगूठी पहनाने की? ये आमाल के कड़क शब्द थे। आमाल के कड़क शब्दों ने यहाँ पर बैठे सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच दिया था। अभी मेरी मुलाकात तो बाकी है आप लोगों से। हाँ, इतना बड़ा फैसला हो जाए और मेरा अप्रूवल ना हो, ये मुमकिन नहीं। अमाल ने अपनी आंखों को बड़ी सस्पिशियस तरीके से कविशा पर किया था। कविशा के कान गर्म हो गए थे। उसने अपनी जो लाइन को दबा लिया था गुस्से में और अपने हाथों को कस कर एक दूसरे से बांध कर वो अमाल को घूरने लगी। कविशा भूल गई थी कि उसकी आंखें हैं, बंदूक नहीं जिनकी नालियों में से निकल कर 2 गोलियां जाकर अमाल के सीने में धंस जाएंगी। लेकिन उसकी आंखों ने अमाल के दिल पर वही हाल किया। बाकी के सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ देखते नजर आए थे। अमाल कविशा पर अपनी निगाहें टिकाए हुए देखते ही देखते उस लड़के यानी करण के सामने आकर बैठ गई थी। अपने लेफ्ट पैर पर अपना सीधा पैर चढ़ाए हुए वो सीधी बिल्कुल गर्दन ऊंची कर कर उसके सामने बैठ गई थी। उसने अपनी गन को निकालकर सामने ठीक करण के चाय वाले कप के आगे रख दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? अमाल ने सीधा सवाल किया था उस लड़के से। करण, करण नाम है मेरा। उस लड़के की मम्मी और बहन वो गन देखकर ज़रा डर गए थे। हाँ, मम्मी भी डरी थी थोड़ा सा, लेकिन कविशा उसके उसके ताव में और एक चढ़ाव हो गया था। आपका क्या नाम है? करण ने अमाल से आगे से सवाल किया। रिश्ता तुम लेकर आए हो ना, तो इंट्रोडक्शन भी तुम्हारा ही होगा। हाँ, सवाल जवाब तुम्हीं से किए जाएंगे। बहन जी, कौन है ये और इस तरीके से? लड़के की मम्मी ने अब मम्मी से सवाल किया था। मैं इनकी बहुत करीबी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। जब तक मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगी तब तक ये कोई रिश्ता नहीं करेंगी। अमाल ने उस लड़के की मम्मी की तरफ रुख कर कर अपनी बात कही थी और फिर वापस अपना चेहरा करण की तरफ मोड़ दिया था। तो बोलो मिस्टर, क्या काम करते हो? बिजनेस है मेरा खुद का, करण ने जवाब दिया। अच्छा, वेरी गुड। कितना कमा लेते हो? फिर से अमाल ने सीधे से सवाल किया। इतना तो कमा लेता हूँ कि अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से जी सकूँ। ओह अच्छा, तुम्हारा अपना घर है? नहीं। तो घर भी नहीं है इनके पास। अमाल ने अब मम्मी की तरफ अपना चेहरा करके अपनी बात कही थी। आया नहीं, लेकिन हो जाएगा। मैंने फ्लैट के लिए एडवांस दे दिया है। ओके, एडवांस दिया है ना? फ्लैट तो तुम्हारा नहीं हुआ। हाँ? यहाँ अमाल अपने सवाल करण से कर रही थी, वहीं कविशा
उसका बस चलता तो अभी वो अमाल को कत्ल कर डालती। उसकी आंखों में इतना तेज, इतनी ज्वाला थी। वो बस अपनी माँ के इशारे पर कैसे न कैसे कंट्रोल किए अपने आप को बैठी हुई थी। बेटा, शरीफ लोगों के दिल देखे जाते हैं, उनके घर, उनके बिजनेस नहीं। ये बात तो ठीक कही मम्मी आपने, लेकिन इसे रिश्ता बांध कर ले जाएंगे, उसके लिए वो मयार भी तो होना चाहिए। जी। लेकिन मैं इतनी शरीफ नहीं। अमाल ने अपना रुख फिर करण की तरफ किया। आई डोंट लाइक यू ब्रो। मतलब? करण ने पूछा। मतलब ये कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अमाल ये कहकर पीछे सोफे पर रिलैक्स हो गई थी और सब अपने चेहरे पे शॉकिंग का भाव लिए सिर्फ अमाल और करण को देख रहे थे। हाँ, कविशा के भाव का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तभी करण की मम्मी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। आपने हमें क्या समझ रखा है बहन जी? आपने यहाँ हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था? हाँ, जब आपको रिश्ता करना ही नहीं था, जब आपको घर और महल देखने थे, तो फिर हमारे साथ आगे बात क्यों बढ़ाई? और आप लोगों के पास क्या है जो आप इस तरीके के रिश्ते ढूंढ रही हैं? हाँ आंटी, हमने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया था आपको। फिर आपने ये सब क्यों किया? उस लड़के ने मम्मी से सवाल किया। ब्रो, तुम्हें जो भी सवाल जवाब करना है या तुम्हारी फैमिली को जो भी सवाल जवाब करना है वो मुझसे करो। इन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, चलिए मम्मी यहाँ से, हमें यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना। करण ने ये कहा और अपनी मम्मी और अपनी बहन को लिए आगे बढ़ गया। पता नहीं ये कौन है, इसके बारे में तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया था, और देखो आज ये पता नहीं कहाँ से आ गई, और इन लोगों की तो ज़ुबान भी नहीं खुल रही इसके आगे। चल बेटा, बहुत से रिश्ते मिलेंगे ऐसे। उस लड़के की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वो इस घर से जाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। अमाल बैठे बैठे वहाँ रोस्टेड बादाम अपने मुंह में डालकर चबाने लगी थी। रुकिए बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना आपकी बात। मम्मी उन्हें जाने दो उन्हें। कविशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपनी मम्मी से वो बात कही थी। इतने में उदय दरवाजे से अंदर आ गया था। वो मैं आपके लिए गाड़ी बुक कर दी है, तो आप जा सकते हैं। क्या मतलब? अब ये तो तय था ना, तो मैंने पहले ही कैब बुक कर दी। उदय ने इन तीनों से कहा। ये तीनों उसके कहे पर आगे बढ़ गए थे, लेकिन उसकी आई हुई गाड़ी में नहीं बैठे थे। थ्रोट परेशान कर रहे हैं। अपने दुपट्टे को अपने सर से हटाए। कविशा अपने अंदर क्रोध जो उसने अभी तक बटोरा हुआ था उसे बाहर निकालते हुए सीधा अमाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमाल अपने चेहरे को ऊपर करती है और वो कविशा का वो ज्वालामुखी वाला चेहरा देखती है। अमाल चुपचाप खड़ी हो जाती है। एक गिलास ठंडा पानी ले आना। अमाल ने प्रिया से ये कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये तमाशा क्यों किया? हाँ, क्या रीज़न था इसका? कविशा ने अपने दांतों को पीसते हुए अमाल से पूछा। अमाल ने पहले मम्मी की तरफ नज़र की, फिर उसने कविशा को देखा। यही बता दूँ, अमाल ने कविशा से कहा था। तुम्हारी क्या क्या दुश्मनी है हमसे जो तुमने ऐसा किया? मुझे तो लगा था तुम नेक हो, ठीक हो, अच्छी हो। तुमने मकान के लिए, इस घर के लिए मदद की और दूसरे ही पल ये कर दिया। क्यों किया? इससे अच्छा तो तुम हमारी मदद ही ना करती। ये मम्मी ने कहा था और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रहने दो मम्मी, रहने दो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सांप डसना नहीं भूलते। और आप इसके सामने अपने आंसू बहा रही हैं। नहीं मम्मी, नहीं। कविशा कह तो अपनी मम्मी से रही थी, लेकिन घूर कर वो अमाल की आंखों में देख रही थी। और फिर से वो एक बार अपने 2 कदम लिए ठीक अमाल के सामने खड़ी हो गई थी, उसकी चिन के नीचे, जिससे अमाल को अपना चेहरा
झुकाना पड़ा था और कविशा को अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा था। तुम हमारे घर के फैसले कैसे ले सकती हो? हाँ, तुम हो कौन? हु आर यू? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन होना चाहती हूँ। अमाल ने बहुत सॉफ्ट लफ्ज़ों में कविशा की इस कड़क बात का जवाब दिया था। क्या होना चाहते हो तुम हमारी? हाँ, क्या बनना चाहती हो? हाँ, मेघदूत बनना चाहती हो? बॉडीगार्ड बनना चाहती हो? हाँ, या दरबान बनना चाहती हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी ये जो भी तुम्हारी गुंडागर्दी, ये जो बदमाशी है ना तुम्हारी, ये सिर्फ इन गली मोहल्ले तक रखना। मेरे घर के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। और न इतना तो पता होगा कि किसी के घर में घुसने पर क्या धारा लागू की जाती है, कौन सा जुर्म लगाया जाता है। कविशा ये कहते हुए और करीब हो गई थी आमाल के। लगातार किसी की आंखों में आंखें डालकर उसके दिल के चैन को तोड़ देना, उसके सुकून को मार देना, उसकी नींदें छीन लेना, क्या इसके लिए कोई धारा नहीं लगती? हाँ, क्या इसके लिए उस पर जुर्म नहीं लगाया जाता? अमाल ने अपनी आंखों को उसी कांटेक्ट से बांधे हुए कविशा से ये बात कही थी। उसकी बात पर कविशा हैरान हुई थी। जितनी नज़दीकी उसने अपने कदमों से अमाल की तरफ ली थी, ये बात सुनते ही उसने अपने कदम पीछे की तरफ कर दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता। अब इन दोनों के बीच 2 हाथ की दूरी आ गई थी। दूर खड़ा उदय देख रहा था इनको। प्रिया एक गिलास पानी ले आई थी जो उसने अमाल के आगे कर दिया था। अमाल ने प्रिया के हाथ से वो पानी का गिलास लिया था और मम्मी की तरफ आगे बढ़ा दिया था एक कदम लेकर। मेरे इरादे गलत नहीं हैं आंटी, मैंने कहा था ना, दिक्कत है मेरे साथ। मैं बुरे काम तो अच्छे तरीके से कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा काम बुरे तरीके से कर बैठती हूँ। लीजिए, पानी पी लीजिए। और कविशा को मैंने बता दिया था कि आज मैं मॉम को घर भेजूँगी उसका हाथ मांगने के लिए। उसकी बात पर मम्मी बहुत हैरानी से शॉकिंग अंदाज लिए उसे देख रही थी। और यही हाल प्रिया का भी था और यही हाल उदय का भी था। उदय उतना नहीं था क्योंकि वो अमाल को जानता था। अमाल कुछ भी कर सकती है। जब मैंने ये कह दिया था तो फिर किसी दूसरे रिश्ते को कैसे आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसे? तुम अपने दिमाग में तो हो, ये कैसे मुमकिन है? मम्मी ने कहा। क्यों आंटी? प्यार प्यार तो किसी भी राह, किसी भी शय पर मुमकिन है ना। तो फिर मम्मी ने फिर से हैरानी और सहजता वाली नज़रों से अमाल को देखा था। ओ अच्छा, तो वो तुम्हारे घर से थे? हाँ, वो मेरे ही घर से थे। डोंट वरी, मैं उन्हें दोबारा भेज दूँगी, अमाल ने मुस्कुराते हुए कहा था। और तुम इस बार घर पर ही रहना, अमाल ने बहुत प्यार वाली मुस्कान लेकर कविशा से ये कहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रहूँगी, ताकि पर्सनली उनके मुंह पर मैं उनका जवाब दे सकूँ। ये सुनते ही अमाल की आँखें बड़ी और गुस्सैल हो गई थी। ये गलती मत करना, बिल्कुल नहीं। मेरी मॉम को कहीं दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो यहाँ आ रही हैं तो सिर्फ मेरे लिए, उनका दोबारा आने ही बहुत होगा। तो फिर ना आए, किसने कहा है उन्हें दोबारा आने के लिए? हाँ, कविशा तो बिल्कुल भी नहीं डरी थी और अपनी क्रोध भाली आंखों से अमाल ने कविशा को घूरा था। पहली बार। ठीक है, मेरी मॉम अगर नहीं आएंगी तो मैं आऊँगी, हर बार आऊँगी, मुझे रोक कर दिखाना। कविशा ने से अपनी बात कही अमाल ने और अपने कदम बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। और ये तीनों अमाल को इस तरह गुस्से में देखकर हैरान और परेशान और डरे नज़र आए थे।
सुबह हो चुकी थी। कविशा रेडी होकर अपनी चुटिया बांधते हुए कमरे में आई थी बाथरूम से, तो देखा था माँ आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मम्मी, अब आप रो क्यों रही हैं? इतना अच्छा रिश्ता चला गया, मैं रोऊं भी ना। मैं सोच रही हूँ फ़ोन कर उनसे माफ़ी मांग लूँ। मम्मी ने कहा था, बिल्कुल भी नहीं, ये करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कविशा ने बिल्कुल कड़क शब्दों में मना कर दिया था। और मम्मी, अब क्या फ़ायदा है? उस वक्त आपने मेरा हाथ थामे में मुझे भी रोका हुआ था और ख़ुद भी रुकी हुई थी। अब क्या फ़ायदा बोलने से? कविशा ने कहा था अपनी गर्दन को हिलाते हुए। क्या कहती मैं उनसे, क्या कहती? वो तो अच्छे हैं वो लोग कि न जाने क्या करके सवाल नहीं किया। मैं उनसे कहती कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो गुंडी है, मवाली है, हम पे दोष जमा रही है, ये कहती मैं उनसे। अच्छा हुआ ना मैं चुप रही और तुझे भी चुप रखा, वरना जो वो हमसे कह कर गई थी उनके सामने अगर कह देती तो क्या ही रह जाता। मम्मी ने अपनी सारी बातें इकट्ठे अपनी रोती हुई आवाज़ में कह दी थी। और कविशा अपने दुपट्टे को, अपने बैग को ठीक करते करते बेकरी जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये सब तेरी वजह से होता। अगर तू अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखे तो क्या बिगड़ जाए तेरा। मम्मी ने कविशा को फिर से अपने दायरे में खींचा था। तू सावधान रहा कर, मम्मी ने चेताया था कविशा को। मुझे तो लगता है हमें ये मोहल्ला ही छोड़ देना चाहिए, घर ही छोड़ देना चाहिए। मम्मी, आप क्या कहती चली जा रही हैं? हाँ, एक 2 टके की गुंडी के लिए हम अपना घर छोड़ दें, अपना अपना ठिकाना ठौर बदलते रहें? नहीं, वो गुंडी है मम्मी। अभी उसका दिल मुझ पर है, अगले दिन किसी और पर होगा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसे गुंडी बना किसने दिया है। चल, अब मैं जा रही हूँ, चुपचाप से कृतार्थ कीजिए अपने आशीर्वाद से। कविशा की ये लास्ट वाली बात मम्मी को हंसा गई थी। मम्मी ने उसके सर पर अपना प्यार वाला हाथ रखा था और कविशा फिर से अपने स्कूटर की तरफ बढ़ी थी। अपना स्कूटर स्टार्ट किया था और आगे निकल गई थी। आज भी शायद वो जल्दी जल्दी में अपने इकलौते मिरर में देखना भूल गई, लेकिन आज वहाँ अमाल अपनी स्कॉर्पियो के साथ नहीं थी। कविशा ने अपना स्कूटर तेज़ी में सड़क के सुपुर्द किया, फिर मोड़ा। अब जाकर उसकी नज़र अपने इकलौते मिरर में पड़ी तो उसने देखा रोड के पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे कोई स्कॉर्पियो नहीं है। उसने बड़ी सी स्माइल दी, डर गई और ये कहते हुए वो अपनी बेकरी में आगे चली गई। स्कूटर को पार्क किया और अंदर बेकरी में हंसते हुए चली गई थी। तो आज का ये एपिसोड पूरा हुआ। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो आज मैं यही रोकती हूँ। अपनी राय, अपने कमेंट लिखना ना भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, बने रहिएगा मेरे साथ। बने रहने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज़ सुनने के लिए। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी बात मुझे बता सकते हैं। अगर और कुछ बताना है, अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है या अपनी लिखी हुई स्टोरी मुझे भेजनी है, लिख सकते हैं आप लोग भी। तो आप मुझे मेरे दिए गए जीमेल अकाउंट पर भेज सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि जब मैं लिख सकती हूँ तो अपलोड भी कर सकती हूँ। तो अगर ये सोच रखते हैं तो जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी अपलोड करिए और मुझे बताइए ताकि मैं देख सकूँ। बाकी तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।